नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए जीके जीएस के 40 बेहतरीन प्रश्नों की जो हम क्लास चला रहे हैं उसका भाग 6 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का यह जो सेशन है जीके जीएस के 40 बेहतरीन प्रश्नों का, इसमें हमने कौन कौन से प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो परियोजना स्टार्ट की गई थी यह एक सड़क परिवहन परियोजना थी। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा, तो सड़क परिवहन से यह संबंधित परियोजना थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वह समान होता है। तो आप याद रखिएगा, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम होता है वह कितने पर समान होता है, -40 डिग्री पर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, -40 डिग्री पर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही दिया गया है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मार्फिन का जो उपयोग है किस रूप में किया जाता है। मार्फिन के यहाँ पे बात हो रही है। तो मार्फिन का जो प्रयोग है यह एक दर्द निवारक के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पेन किलर यानी कि दर्द निवारक के रूप में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो सर्वप्रथम आयोजन था कब किया गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे सर्वप्रथम बार कब आयोजित किए गए थे। तो आप याद रखिएगा, इसका जो आयोजन था एथेंस में किया गया था। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था एथेंस में हुआ था। वर्ष था आपका 1896, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1896। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो पहले आपके आधुनिक ओलंपिक खेल थे इनका जो आयोजन था 1896 ईस्वी में एथेंस में किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किस सूक्ष्म जीव से जो है एड्स होता है। एड्स जो बीमारी है यह किसके कारण होती है। तो यह एक विषाणु जनित वायरस से होने वाली बीमारी है एड्स। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विषाणुओं से यह बीमारी होती है, वायरस से होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और शांति निकेतन की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी। शांति निकेतन की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी। तो आप याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। हाल ही में शांति निकेतन को जो है भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, हाल ही में यूनेस्को ने शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। किस क्रम का यह भारत का विश्व धरोहर स्थल बना, तो 41वें नंबर का यह भारत का विश्व धरोहर स्थल बना था शांति निकेतन। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हेपेटाइटिस सी जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। यह जो बीमारी है, यह जो रोग है हेपेटाइटिस सी, यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आप याद रखिएगा, लीवर को, यानी कि यकृत को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, यकृत यानी कि लीवर को जो है हेपेटाइटिस सी प्रभावित करता है। महानदी का यहाँ पे उद्गम पूछा जा रहा है कि महानदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, किस राज्य से। तो आप याद रखिएगा, एक सिंघावा पहाड़ी है, सिंघावा पहाड़ी। सिंघावा पहाड़ी कहाँ पर मिलेगी, तो यह छत्तीसगढ़ में है। तो इसी पहाड़ी से जो है उद्गम होता है महानदी का। महानदी का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के सिंघावा पहाड़ी से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछा गया है कि किस देश में है। शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन यानी कि संगठन का जो मुख्यालय है आपको देखने को मिलेगा बीजिंग में। और बीजिंग जो है कहाँ का शहर है, किस देश में है, तो यह चीन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन के बीजिंग में जो है शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। और निम्नलिखित में से भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
जो पहला फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, जो पहला वित्त आयोग बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा हाल ही में 16वें वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का भी गठन किया गया था। तो इस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है? आपको बताना है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन कौन सी ये 6 राज्य हैं। तो ये 6 राज्य आपकी स्क्रीन पर हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको यानी कि विधान परिषदें देखने को मिलेंगी। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में जो है विधान परिषदें कार्यरत हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी का प्रवाह तेज होता है, या नदी प्रवाह निर्बल होता है, या समुद्री ज्वार प्रबल होता है, या समुद्री ज्वार निर्बल होता है। किस स्थिति में जो है डेल्टा का निर्माण होगा नदी के मुहाने पर, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां पर समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं वहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्री ज्वार जहां पर निर्बल होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना है कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नाम भी आप याद रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है लंदन में 1905 में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो है स्थापना की गई थी। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना है वर्ष 1905 में लंदन में की गई थी। किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है यह बनारस में आयोजित किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस अधिवेशन होता है, और इसी बनारस अधिवेशन में ही स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनारस अधिवेशन। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से 1857 के विद्रोह का कौन सा नेता नेपाल पलायन कर गया था? आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, इनका नाम था नाना साहेब। तो ये नेपाल भाग गए थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यहाँ पे CAG की बात हो रही है, इसकी नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी जो नियुक्ति है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति की जाती है। वहीं आर्टिकल 76 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति होती है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल का एग्जाम्पल है? आपसे पूछा जा रहा है किसमें से कौन रबी की फसल का एग्जाम्पल है। तो इसमें से कौन रबी की फसल आपकी हो जाएगी? तो आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, तीनों ही आपकी रबी की फसल के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। जो तूजू पास है, जो तूजू दर्रा है, यह किस राज्य में स्थित है? तूजू पास की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा तूजू पास यानी कि तूजू दर्रा।
वहीं हिमाचल प्रदेश में आपका कौन कौन सा दर्रा है, तो रोहतांग पास हो जाएगा, रोहतांग दर्रा हो जाएगा। इसके अलावा सिपकिला दर्रा भी आपका यहीं पर है, सिपकिला दर्रा भी आपका यहीं पे है हिमाचल में ही। इसके अलावा जो है आपका बाड़ा लाचाला, ये तीन इम्पॉर्टेंट जो दर्रे हैं आपके हिमाचल प्रदेश में हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो बाड़ा लाचाला हो गया, सिपकिला दर्रा हो गया और रोहतांग दर्रा हो गया। ये तीनों आपके कहाँ पर हैं, तो हिमाचल प्रदेश में है, तो इनको आपको याद रखना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका दीफू पास हो जाएगा, दीफू दर्रा हो जाएगा। दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा बूमला यह दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा हो गया, बूमला दर्रा हो गया, हिमाचल में आपका बाड़ा लाचा हो गया, रोहतांग हो गया और आपका सिपकिला हो गया, मणिपुर में आपका तुजू दर्रा हो गया। तो सभी जो मैंने आपको दर्रे बताए हैं इनको आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो है मनुष्यों और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को जयंती होती है किसकी, तो मेजर ध्यानचंद की। तो मेजर ध्यानचंद की जो जयंती होती है 29 अगस्त को, उसको भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 अगस्त। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली को किस वर्ष में भारत की राजधानी बनाया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1911 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था, 1911 में जो है आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो इसी दिल्ली दरबार में ही यह घोषणा की गई थी कि जो भारत की राजधानी है उसको दिल्ली बनाया जाएगा, यानी कि दिल्ली को जो है भारत की राजधानी घोषित कर दिया जाता है 1911 में। लेकिन ऑफिशियल रूप से यह जो स्थानांतरण होता है 1912 में होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, घोषित तो होती है दिल्ली राजधानी 1911 में, लेकिन अस्थायी रूप से जो स्थानांतरण होता है राजधानी का वह 1912 में होता है। तो इसको आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सेबी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो सेबी का मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। सेबी की स्थापना जो है 1988 में की गई थी। और सेबी का जो अधिनियम है, सेबी का एक्ट कौन सा है, तो सेबी का एक्ट आपका 1992 का है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर सेबी का अधिनियम पूछ ले तो 1992 का सेबी का अधिनियम है, एक्ट है। वहीं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी सेबी की स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे हो जाएगा, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित यह आर्टिकल है, अनुच्छेद है। वहीं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद आपका 148 हो जाएगा। वहीं महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं भारत के, इनसे संबंधित आर्टिकल होता है आर्टिकल 76। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है, तो धूल कण यानी कि डस्ट पार्टिकल के कारण ही जो है वायुमंडल में जो आपके प्रकाश होते हैं उनका प्रसार होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, डस्ट पार्टिकल यानी कि आपके धूल के कण। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थायमिन जिसको हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप याद रखिएगा थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, बेरी बेरी। अब भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी जो लैंगून झील है वह कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूर्वी तट की बात हो रही है,
तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो चिल्का झील है, चिल्का लेक है, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील आपकी हो जाएगी चिल्का। इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में किस आयोग या समिति की सिफारिश पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो आप याद रखिएगा, भारत में जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसकी स्थापना 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का मतलब यहाँ पे 0 आवर की बात हो रही है। तो 0 आवर में होता क्या है? तो यह जो 0 आवर होता है यह आपका होता है प्रश्नकाल के बाद का जो काल होता है, यानी कि आपका प्रश्नकाल का समय कब से कब तक होता है? क्वेश्चन आवर, जिसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। तो प्रश्नकाल का समय आपका 11 से लेकर 12 बजे तक होता है। फिर प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त होता है इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है शून्यकाल, यानी कि 0 आवर आपका स्टार्ट हो जाता है और 0 आवर आपका 12 से लेके 1 बजे तक चलता है। तो ठीक जो है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का जो काल होता है उसको हम 0 आवर कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 आवर कब से कब तक होता है? तो 12 से 1 के बीच में होता है। और जो आपका क्वेश्चन आवर होता है, जो प्रश्नकाल होता है, वो आपका 11 से 12 के बीच में होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 0 आवर का मतलब हो जाएगा प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो भारत के उत्तर पश्चिम वाले एरिया में जाड़े के समय में जो वर्षा होती है उसका मेन कारण क्या होता है? उसका मेन कारण होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो भारत में आप याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खंडों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के जो वर्टिकल खंड होते हैं इनको हम बोलते हैं समूह, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं 36 पंक्तियों को हम क्या बोलते हैं? जो 36 पंक्तियाँ होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल पंक्तियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं आवर्त। इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, 36 पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर खंडों को हम बोलते हैं समूह। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना आपको देखने को मिलेगी किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यह किस नदी पर बनाई गई है? तो बेतवा रिवर पर, बेतवा नदी पर। तो ये फैक्ट भी आपको क्रिस्टल एकदम क्लियर रखना है। बेतवा नदी पर यह परियोजना देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है माता टीला परियोजना। उत्तर प्रदेश में यह अवस्थित है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया है कि आवर्त सारणी का जो हॉरिजॉन्टल पंक्ति होती है, जो 36 पंक्ति होती है, उसको हम आवर्त कहते हैं। वहीं ऊर्ध्वाधर पंक्ति को हम समूह कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वन संरक्षण अधिनियम आपका कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1980 में। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे 1972 में क्या पारित हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका हुआ था 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम आपका हुआ था 1980 में। वहीं अम्ब्रेला एक्ट जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में हुआ था। इसके बारे में भी आप याद देखिएगा, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वह 1986 में पारित हुआ था तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ।
प्रश्न में पूछा क्या गया है, वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में पारित हुआ था। वहीं ऑप्शन ए 1972 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसे भी आप याद देखिएगा। वहीं 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पे एनजीटी के बारे में बात की जा रही है कि जो एनजीटी है, जिसको हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2010 में। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, वर्ष 2010 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी। तो आप याद रखिएगा, ध्वनि के संचरण के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। बिना माध्यम के जो है ध्वनि संचरण नहीं कर सकती, तो किसी न किसी माध्यम के थ्रू ही ध्वनि का जो है संचरण होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसे नहीं भूलना है। तो इसमें से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी, तो निर्वात में तो होगी नहीं, क्योंकि इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस। ठोस में जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठोस पदार्थों में जो ध्वनि की चाल होती है वह सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था। तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1798 ईस्वी में इसने जो है वेलेजली की सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दूसरा राज्य आपका मैसूर था। मैसूर ने जो है 1799 में इसको स्वीकार किया था, जो वेलेजली की सहायक संधि को 1799 में। फिर इसके बाद तंजौर ने स्वीकार किया था 1799 में ही। इसके बाद अवध ने 1801 में जो है वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था हैदराबाद था। इसने कब स्वीकार किया था, तो 1798 में स्वीकार किया था। वहीं दूसरा राज्य था मैसूर, इसने 1799 में स्वीकार किया था। फिर 1799 में ही तंजौर ने स्वीकार किया था सहायक संधि को, जो कि तीसरा राज्य था। फिर 1801 में जो है वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो चौथा राज्य था वह अवध था। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्टैगफ्लेशन के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है, यानी कि स्टैगफ्लेशन का मतलब होता क्या है। तो स्टैगफ्लेशन के अंतर्गत होता है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। तो आप याद देखिएगा, यह एक इकोनॉमिक टर्म है स्टैगफ्लेशन। इसमें होता क्या है, जब यह स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था में आ जाती है तो उस अर्थव्यवस्था में जो है उच्च मुद्रास्फीति देखने को मिलती है और उच्च बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है 100% सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 17 हमारा किससे संबंधित है, स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 14 से 18 में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, मौलिक अधिकार यहाँ पे, तो हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य, इनको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का जो हमारा मौलिक अधिकार है यह आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 के मध्य आता है। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 17 आपका समानता के अधिकार के से संबंधित एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन है किसके द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसका जो प्रकाशन है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय से संबंधित हमारा यह आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, किसमें जो है संविधान संशोधन का विधेयक लाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जीके जीएस की जो छठी क्लास थी उसमें हमने 40 बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।